नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, आज है तारीख 11 जून 2026 और आज की डेट में हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, लाइव मिंट में छपने वाले उन प्रमुख आर्टिकल्स को देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी हो। साथियों, यह वीडियो यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके अंदर हम बेसिकली आज जो पहला आर्टिकल देखेंगे वो हमारा एक स्कीम देखने को मिलता है जिसको हम कह रहे हैं एलपीएमएस स्कीम, और इसी के साथ जो विनय टावर यहाँ पर एक प्रकार से स्कीम लॉन्च किया गया है उसको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अगला जो आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस से देखेंगे जिसमें हम देख रहे हैं एफसीएनआर बी डिपॉजिट होता क्या है और जो आरबीआई है वह किस प्रकार से इसको रेगुलेट करने की बात कर रही है, और जो इंडिया के अंदर अभी रुपी का डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात कर रही है। इसी के साथ जो हमारा अगला आर्टिकल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस प्रकार से हमें नजर आता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन को लेकर किस प्रकार से जो सिंबल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन इसके संदर्भ में हमें नजर आते हैं, इसको डिटेल में देखेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर अपना आखिरी जो आर्टिकल है वो आप देख सकते हो कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके माध्यम से आर्टिकल 141 का यूज किया गया एक पोस्को के केस के अंदर। अब ये आर्टिकल 142 है क्या और पोस्को के अंदर इसका किस प्रकार से यूज किया गया, अभी हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर जो यह टेलीग्राम चैनल है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत से जो फ्री रिसोर्सेज हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो यह पीडीएफ आपको मिलेगा करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन वाले एक ग्रुप में जो कि है 499 में। इसी के साथ इसके ज्वाइन करते ही आप पहले की जितनी भी वीडियोस हैं वो प्राप्त कर सकते हैं और इन फ्यूचर जितने वीडियोस और पीडीएफ आएंगे वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे डेली बेस पर, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, और पूरे साल भर का जो बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में कंपाइलेशन है अलग अलग सब्जेक्ट का आप इस ग्रुप में देख पाएंगे। जो इसको ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया है इसको आप मैसेज कर सकते हो। ये मंथली मैगजीन और इस प्रकार से आपकी होने वाली है, ये इंडियन पॉलिटी का पूरे साल भर का मैगजीन है, ठीक है, M2M प्रोग्राम के अंतर्गत। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला आर्टिकल है आज के दिन का, जो कि क्या है बेसिकली हुआ क्या 10 जून को सुप्रीम कोर्ट पे एक केस आया। उस केस की सुनवाई करते समय जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वो आर्टिकल 144 का यूज किया। अब जिसके अंतर्गत हुआ क्या कि जो एक पोस्को का केस चल रहा था, और पोस्को के बारे में आप जानते हो जिसके अंदर क्या होता है जब चाइल्ड के साथ एब्यूज होता है तो उसको बेसिकली क्या है पोस्को एक्ट के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस केस में यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो विक्टिम है वो क्या होता है, जैसे ही मेजोरिटी यानी जो वयस्कता है 18 साल की एज पार कर लेते हैं तो विक्टिम है और जो भी इसी के साथ साथ एक्यूज्ड है दोनों ने क्या कर ली है, शादी कर ली है, और वो काफी लंबे समय से क्या कर रहे हैं एक साथ मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं। अब ऐसे में जो बेसिकली विक्टिम है और जो बेसिकली यहाँ पर एक्यूज था दोनों ने यहाँ पर अपील की है कोर्ट से कि उनकी जो मैरिज लाइफ है वो एक ठीक ढंग से चल रही है। अब ऐसी सिचुएशन में जो पहले पोस्को का एक्ट लगाया गया था दोनों माइनर के ऊपर, ठीक है, अब उस केस को यहाँ पर हटा लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, अपना एक स्पेशल पावर का यूज करके जो उसको आर्टिकल 142 में मिलता है इसके तहत उन्होंने बोल दिया कि इस केस के अंतर्गत, इस पर्टिकुलर केस के अंतर्गत क्या है कि इनको इस केस से हटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा मामला हमें नजर आता है इस प्रकार से। लेकिन कोर्ट ने ये भी इंश्योर कर दिया है कि इन फ्यूचर यानी जो आगे आने वाले समय है उसके अंदर इस प्रकार का जो लोग मांग करें कि हम क्या हैं शादी कर लेते हैं, अगर कोई केस इस प्रकार का आता है तो यहाँ पर वो मान्य नहीं होगा। कोर्ट ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर केस अभी आया है ये स्पेशल केस है, ठीक है, और यहाँ पर स्पेशल सर्कमस्टांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस आधार पर यहाँ पर क्या है केस को खत्म किया गया है।
अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये हमने ऊपर बात कर ली है केस की कि अभी हुआ क्या। अब कुछ की फैक्ट की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट क्या है वो डिसाइड करती है बेसिकली ऑब्जर्वेशन उसके आधार पर, क्या कि लीगल जो एडल्ट है अगर वो वॉलेंटरी मैरिज कर लेते हैं एक्यूज के साथ, ठीक है, और इसी के साथ साथ वो अपना मैरिज रिलेशनशिप है बिना डिस्प्यूट के काफ़ी लंबे समय तक चला रहे हैं, और वह अपना जो फैमिली लाइफ है, सेटल्ड फैमिली लाइफ है, उसको अब क्या है ख़त्म नहीं करना चाहते या फिर उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर क्या है कि कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस का एक प्रकार से स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि हम ये पूरा केस खत्म कर रहे हैं। अब बात आती है ये आर्टिकल 142 क्या है। इसके अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अंदर। अब यहाँ पर इसके अंदर आर्टिकल 142 ए भी 1 भी हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ डिक्री यानी ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, ठीक है, अगर जरूरी है तो। इसी के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कंप्लीट जस्टिस शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कंप्लीट जस्टिस शब्द, जिसके अंदर बेसिकली क्या है ऐसे मैटर को भी शामिल किया जा सकता है जो कि बहुत समय से क्या है पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर भी क्या है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए एक प्रकार से अपना एक विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है आर्टिकल 142 के अंतर्गत। अब बेसिकली यह जो पूरा प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, साधारण कानून होते हैं, वो अपर्याप्त होते हैं एक विशेष परिस्थिति के अंतर्गत। इसी वजह से यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में या एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है इस प्रकार से मिसकैरिंग ऑफ जस्टिस जो होता है उसको यहाँ पर दूर किया जा सकता है, जो कि ऑर्डिनरी लॉ के माध्यम से कभी कभी हो सकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है बैलेंस हमें देखने को मिलता है लीगल प्रिंसिपल के बीच में और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के अंतर्गत। अब चूंकि क्या है जो जज है वो एक प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन बेस पर क्या है बहुत सारे ऑर्डर को इस आधार पर पास कर सकता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कुछ ह्यूमन एक्सेप्शनल सिचुएशन नजर आती है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है लॉ का स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन करना हमें जरूरी नहीं होता है, इस सिचुएशन के लिए काफी जरूरी है। इसी के साथ साथ कोर्ट कभी कभी क्या है जो सेटल लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय ना होने देने के लिए इस प्रकार से वर्डिक्ट दिया जाता है, और यहाँ पर वर्डिक्ट देते समय कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये बेसिकली क्या है कि इस पूरे के पूरे जजमेंट को इस तरह से इंटरप्रेटेट नहीं करना चाहिए कि इसने क्या किया है पोस्को जो एक्ट है उसको वीक किया है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी नहीं देखना चाहिए कि सिमिलर काइंड ऑफ रिलीफ अन्य केसेस में हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा या फिर कोई फ्यूचर में क्लेम करेगा कि इस प्रकार की जो एक स्पेशल केस हमारे को भी मान करके क्या है हमें इस प्रकार से केस से बरी किया जाए, ठीक है। तो कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि फ्यूचर में ये इस प्रकार का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। इसी के साथ हमें बात आती है अब सामने कि ये पोस्को एक्ट 2012 आखिरकार है क्या। 2082 में क्या हुआ कि एक स्पेशल केस आया, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमें यहाँ पर नजर आता है कानून बनाया गया कि अगर कोई भी इंडिविजुअल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है और वह क्या है 18 वर्ष से कम उम्र का इंडिविजुअल है। अब यहाँ पर मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूँ इंडिविजुअल, इसका मतलब है इसके अंदर क्या होता है मेल भी शामिल हो सकता है और यहाँ पर इसके अंदर फीमेल भी शामिल हो सकती है, ठीक है। अगर किसी मेल के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है किसी के भी माध्यम से, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है अगर फीमेल के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है किसी मेल के माध्यम से, तो यहाँ पर क्या है इस पोस्को एक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा क्योंकि उनकी जो एज है वो 18 से कम है। और ये बेसिकली क्या है कि ये पूरा जो कंडीशन है वो एडमिनिस्टर किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको सेक्सुअल असॉल्ट से
प्रोटेक्ट करना इस पोस्को एक्ट का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी और यहाँ पर एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस, इन सभी से क्या है उनको एक प्रकार से उनको क्या है सुरक्षा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक शब्द यूज किया गया है पोर्नोग्राफी। इसका मतलब ये है कि आप किसी माइनर को, ठीक है, जबरदस्ती इस प्रकार का कंटेंट भी शो नहीं कर सकते या फिर उनको जबरदस्ती इस प्रकार का कंटेंट नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो ये छोटी चीज भी क्या है इसके अंदर शामिल की गई है। इसी के साथ साथ जिसकी भी एज 18 साल से कम है उसको यहाँ पर माइनर कंसिडर किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब एक बहुत बड़ी डिबेट खड़ी हो गई है। अब डिबेट यहाँ पर आप समझिएगा, अब इसके अंदर ना बहुत सारी सिचुएशन बन सकती है। मान लीजिए कि अगर हम ऐसे ही लोगों को छूट देते रहे पोस्को एक्ट के अंतर्गत, तो बेसिकली क्या है इस एक्ट का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल ने क्या किया कि दूसरे एक छोटे माइनर के साथ क्या किया, उसने सेक्सुअल असॉल्ट किया, और उस माइनर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने के बाद वो तो ये बोल सकता है कि इन फ्यूचर में अभी मुझसे गलती हो गई है, अभी मुझको कोई भी सजा प्रदान ना किया जाए, इन फ्यूचर में मैं इससे क्या कर लूंगा, शादी कर लूंगा, मैरिज कर लूंगा। तो ऐसे में तो क्या होगा कि जितने भी बड़े पैमाने पर क्या है, और भी बड़े पैमाने पर हमें क्या नजर आएगा कि इस प्रकार के केसेस बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि सबको एक प्रकार से इनडायरेक्ट वे में लाइसेंस मिल जाएगा कि किसी के साथ आप सेक्सुअल असॉल्ट करो और असॉल्ट करने के बाद इन फ्यूचर में आप उससे शादी कर लो। तो इस प्रकार से एक ये कंडीशन हमारे सामने नजर आ रही है। और दूसरी कंडीशन में आप यहां पर समझिए कि कोर्ट ने अभी ये जस्टिस क्यों दिया गया है, या फिर एक प्रकार से वर्डिक्ट क्यों दिया है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक फैमिली है, ठीक है, एक बेसिकली क्या है बॉय है और यहाँ पर गर्ल है। अब स्पेशल यहाँ पर आप मान लीजिए, ठीक है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बॉय है और गर्ल है। अब यहाँ पर बॉय और जो गर्ल है दोनों ने एक प्रकार से म्यूचुअल कंसेंट के बिहाफ पर क्या है रिलेशन बनाया आपस में। अब यहाँ पर जब गर्ल का जो फैमिली है उसको पता चला तो उसने क्या किया, बॉय के ऊपर क्या कर दिया, केस कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर हमारा जो पोस्को का एक्ट है वो ये बोलता है कि यहाँ पर जो बॉय है या गर्ल है, यहाँ अगर वो रिलेशन बनाते हैं और माइनर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो गर्ल है उसके बेसिकली क्या है कंसेंट हो या ना हो, जो इसको क्या है एक क्राइम माना जाएगा पोस्को एक्ट के अंतर्गत। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर की लूप होल या की फैक्ट यहाँ पर नजर आता है कि भाई अब माना कि दोनों ने म्यूचुअल कंसेंट के बिहाफ पर रिलेशन बनाया था, लेकिन फिर भी म्यूचुअल कंसेंट के बिहाफ पर क्या है यहाँ पर इसको क्या है वैलिड नहीं माना जाएगा और इसके ऊपर क्या है पोस्को का केस चल सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों रिलेशन बनाते हैं और जब गर्ल की फैमिली को ये बात पता चलती है तो यहाँ पर क्या होता है बॉय के खिलाफ अक्सर ये देखा जाता है कि ये केस कर दिया जाता है पोस्को के अंतर्गत। अब चूंकि पोस्को के अंतर्गत किया है तो उनको दो कंडीशन नजर आती है कि आपको बेल भी नहीं मिलेगी, और बेल ना मिलने के साथ साथ क्या है आपको 10 साल तक की कम से कम आपको यहाँ पर सजा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि एक तो क्या है जो इसका ऑफेंस का बेसिकली एक प्रकार से टाइम है, एक प्रकार से जेल है, वो बहुत लंबा ड्यूरेशन है। ठीक है, 10 साल तक की सजा आपको यहाँ पर दी जा सकती है, चाहे आप माइनर हो या फिर आप बड़े हो। ऐसा उसमें कोई देखा नहीं जाएगा कि जो ऑफेंस करने वाला है स्पेसिफिकली बॉय, ठीक है, वो बेसिकली माइनर है या एडल्ट है, दोनों को ही 10 साल की सजा मिलेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर किसी भी प्रकार से बेल भी आपको यहाँ पर मिलती हुई नहीं नजर आएगी। ये कुछ सरकमस्टांसेस डेवलप हो रहे हैं इन तरह के केसेस के अंदर। तो ऐसे केसेस में भी क्या है जो कोर्ट है उसको सही तरीके से सुनने की जरूरत है पोस्को कानून के अंतर्गत आने वाले केसेस की। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। तो इसके अंदर बेसिक जो पोस्को एक्ट है उसके अंदर मेजर फीचर हमने क्या देखे, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट होता है, स्पेशल क्या बोलते हैं चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर इसके अंदर बनाया जाता है। ठीक है, सेंसिटिव रिकॉर्डिंग जो होते हैं और स्टेटमेंट होती है उनको बाहर रिलीज नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो रिपोर्टिंग होती है वो मैंडेटरी किया जाता है। ठीक है,
अगर क्या बोलते हैं जो पुलिस है और भी जो अन्य प्रकार की अथॉरिटी है, पोस्को एक्ट के अंतर्गत शामिल किए गए केस का अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं हायर अथॉरिटी को, तो उन बेसिकली जो अधिकारी हैं उनके ऊपर एक प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो पूरा एक्ट है जेंडर न्यूट्रल लॉ यहाँ पर हमें नजर आता है। यानी मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत जो बॉय है और मेल है और फीमेल है, बॉय गर्ल है, दोनों को ही शामिल किया जाता है। ठीक है, अब बॉय के खिलाफ अगर कोई मेल अगर कुछ असॉल्ट करता है या फीमेल भी उसके खिलाफ असॉल्ट करती है, ठीक है, एक केस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक माइनर होता है और वहाँ पर उसका ट्यूटर फीमेल टीचर होती है और वो काफ़ी लंबे समय से जो माइनर बॉय है उसका असॉल्ट कर रही होती है, उसका यूज़ कर रही होती है। तो ऐसी सिचुएशन भी हमें यहाँ पर सोसाइटी के अंदर नज़र आती है। और गर्ल्स के ऊपर क्या है, सेक्सुअल असॉल्ट तो बड़े पैमाने पर हमें सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता ही है। तो इस वजह से क्या है, इसके अंदर बॉय और गर्ल दोनों को ही शामिल किया गया है। ठीक है, इसी के साथ हम यहाँ पर आगे देखते हैं आर्टिकल 142 के बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें। ठीक है, तो ऊपर हमने यहाँ पर डिटेल में बात कर ली है कि पूरा पोस्को एक्ट क्या है, उसके स्पेसिफिक फीचर क्या है और भी अन्य प्रकार की चीजें। अब हम कुछ स्पेसिफिक चीजों की यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 142 को कहाँ कहाँ यूज किया गया है। अयोध्या वर्डिक्ट के अंतर्गत जब 2019 के अंदर राम मंदिर बना था तो इसको यूज किया गया था। इसी के अंतर्गत जो मस्जिद है उसके लिए क्या है, स्पेशल जमीन प्रोवाइड की गई थी कोर्ट ने अपना स्पेशल पावर का यूज करके। हालांकि कोई कंपनसेशन बनता नहीं था, लेकिन कोर्ट ने अपने पावर का यूज किया और ऐसा कहा कि जो मस्जिद है बेसिकली उसके लिए आपको स्पेशल जमीन अलग से अलॉट करनी पड़ेगी। इसी के साथ 2023 में जो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है उसने अलाउ किया कि जो डाइवोर्स है वो डायरेक्टली क्या है उनको प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान जो सेटलमेंट है और कंपनसेशन है वो भी इसी एक्ट के दौरान पारित किया गया था। इसी के साथ एनवायरमेंटल केसेस के अंदर चाहे फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो चाहे एनवायरमेंट का कंजर्वेशन हो, इन सभी सिचुएशंस में हमें नज़र आता है कि जो बेसिकली हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, एक प्रकार से स्पेशल यहाँ पर सिचुएशन के अंदर जो सुरक्षा है लोगों को प्रदान की जाती है। तो एक बार कनेक्टिविटी देख लेते हैं चल रही है कि नहीं चल रही है। डिस्कनेक्ट हो गया है, चलिए रिकनेक्ट हो गया है। चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, चिल्ड्रन बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें चाइल्ड से संबंधित कुछ इंडिया के अंदर और कौन कौन से कानून हैं, तो आर्टिकल 15(3) के अंदर बोला जाता है कि वुमेन और चिल्ड्रन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जाएंगे। आर्टिकल 21 के अंदर बोला जाता है, ए के अंदर बोला जाता है कि राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा जो कि डीपीएसपी का भाग है। आर्टिकल 24 में बोला जाता है कि प्रोहिबिशन फॉर चाइल्ड लेबर इन हजार्डस प्लेसेस। इसी के साथ साथ आर्टिकल 39E और 39F के अंदर बोला जाता है कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ, यानी जो यूथ है और चाइल्डहुड है उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलता है चाइल्ड से संबंधित इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि चाइल्ड को प्रोटेक्शन से संबंधित और कौन कौन से कानून हैं। ठीक है, कानून की यहाँ पर बात की जा रही है। अभी हमने आर्टिकल देखे थे, अब कानून में पहला कानून तो आप सभी देख ही रहे हैं कि पोस्को एक्ट है 2012 का। इसी के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो कि 2015 में लाया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 में लाया गया। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2006 के अंतर्गत लाया गया था। इसी के साथ साथ यूएनओ के अंदर भी कुछ की फ्रेमवर्क हमें नजर आते हैं, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। लास्ट में चलते हुए आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, with the reference to article 142 the constitution of india consider the following statement। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इट एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू पास ऑर्डर नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस को प्रोवाइड कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्या है, कुछ स्पेसिफिक क्या है, एक प्रकार से अपने ऑर्डर पास कर सकती है।
स्टेटमेंट सही है या नहीं आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पावर अंडर आर्टिकल 142 कैन ऑल्सो बी एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट। तो यहाँ पर हाई कोर्ट भी इस पावर का यूज कर सकता है, ये आपको बताना है सही है या नहीं है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट हैज यूज्ड आर्टिकल 142 इन मैटर ऑफ रिलेटिंग टू मैरिज डिस्प्यूट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। तो ये आपको थर्ड स्टेटमेंट देखने को मिलता है कि 142 का यूज वो मैरिज डिस्प्यूट के अंदर भी कर सकता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कितने ऑप्शन ठीक है, आपको बस मेंशन करना है आर्टिकल नंबर 1, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए बी और सी, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही मेंशन करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर जो अपना आंसर है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर चीज़ों को डिटेल में देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बेसिकली आप हाल फिलहाल में देख रहे हो कि जो हमारे सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, उनके माध्यम से क्या किया गया, एक स्टेटमेंट एक समय पे दिया गया था कि कॉकरोच द यूथ बेसिकली अनएम्प्लॉयड यूथ आर लाइक अ कॉकरोचेस, ठीक है। और बेसिकली फिर उन्होंने बाद में सफाई दी कि उनका जो कहने का संदर्भ था वह अलग था, ठीक है। वो अनएम्प्लॉयड यूथ से उनके कहने का मतलब था कि जो बेसिकली आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और अन्य प्रकार की जो एक्टिविज्म में इन्वॉल्व हैं उनके लिए उन्होंने स्टेटमेंट किया था, ठीक है। हालांकि ये भी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए था क्योंकि उनकी भी अपनी एक अलग महत्वता है हमारे पूरे के पूरे क्या है पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। और फिर बाद में उन्होंने और सफाई दी थी कि उन्होंने ऐसे व्यक्तियों के लिए बोला था जो एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज हैं उनके अंदर इंडल्ज है। तो हालांकि ये जो इनका स्टेटमेंट था उससे बहुत बड़े पैमाने पर क्या है बैकलैश देखने को मिलता है और इसी टाइम पर फॉर्मेशन होता है सीजेपी का, यानी कॉकरोच जनता पार्टी का इस टाइम पर फॉर्मेशन होता है। अब ये यूथ के द्वारा चलने वाला एक प्रेशराइज्ड प्रेशर ग्रुप के रूप में हमें देखने को मिलता है। इंडियन पॉलिटी के अंदर आपने क्या है प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ा होगा। ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली क्या है हमारे जो मांगे हैं अपनी मांगों को पहुंचाने के लिए क्या है सरकार तक अपने अन्य प्रदर्शनों का सहारा लेते हैं, ठीक है, या अन्य प्रकार की गतिविधियों का क्रिएटिव एक्टिविटीज का भी वो सहारा लेते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि अब एक डिबेट छिड़ी हुई है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। और ये इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेनर जो पेज है वहां से मैंने ये आर्टिकल लिया हुआ है। तो यहाँ पर डिबेट ये छिड़ी हुई है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी को कॉकरोच ऐसा सिंबल के रूप में उनको अलॉट किया जा सकता है, ये बेसिकली डिबेट है। तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन सिंबल बांटने के लिए एक आर्टिकल देखने को मिलता है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिया के अंदर सिंबल्स जो होते हैं इलेक्शन सिंबल्स उनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 324 जिसके अंदर हम देखते हैं सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, यानी संपूर्ण इलेक्शन का काम है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया सिंबल का जो एलोकेशन है वो एक ऑर्डर के माध्यम से हमें देखने को मिलता है जो 1968 में पारित किया गया था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि वाई इलेक्शन सिंबल्स आर इम्पोर्टेंट। नॉर्मल सी बात है, एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी आइडेंटिटी होती है, यानी जो कैंडिडेट होते हैं उनकी आइडेंटिटी के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है। और जो इलिटरेट बेसिकली जहां पर साक्षरता दर कम है या फिर जिस व्यक्ति को क्या है पढ़ना नहीं आता है वह क्या है सिंबल देख कर ही क्या है अपनी जो पार्टी है उसका चुनाव कर ले। इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि सिंबल्स आर वेरी मच नेसेसरी इन द इलेक्टोरल सिस्टम। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए एक दूसरे से क्या है अलग पहचान प्रदान करने के लिए और जो बैलेट पेपर और ईवीएम्स हैं उनको क्या बोलते हैं उनके ऊपर अलग पहचान प्रदान करने के लिए इनको यह सिंबल दिया जाता है। और इसी के माध्यम से बेसिकली जो हमारा इलेक्शन प्रोसेस है वो स्मूथ हो पाए, इस वजह से ये हमारा पूरा सिस्टम देखने को मिलता है। एक बार देख लेते हैं कनेक्टिविटी, शायद स्ट्रीम फिनिश हो चुकी है, दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है।
अब आजकल क्या है, थोड़ी बहुत जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक चल रही है, और दोबारा से लाइव स्ट्रीम मैंने कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर जो लाइव देख रहे थे दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की। वह क्या है, टाइप ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। अब इंडिया के अंदर इलेक्शन के जो सिंबल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो सिंबल हमें देखने को मिलता है रिजर्व सिंबल। अब रिजर्व सिंबल बेसिकली जो हमारे इंडिया के अंदर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, यानी बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनके पास बहुत सारे इलेक्शन पहले से वह लड़ चुके होते हैं, और उनका एक स्पेसिफिक जनाधार होता है पूरे के पूरे भारत के अंदर या कुछ स्पेसिफिक रीजन के अंदर, उनको हम रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। और उनको बेसिकली सिंबल जो दिया जाता है उसको हम रिजर्व सिंबल कहते हैं। उदाहरण के लिए बीजेपी का जो अभी बेसिकली सिंबल है वो हमें लोटस देखने को मिलता है। कांग्रेस का जो सिंबल है वो हमें हैंड यानी हाथ देखने को मिलता है। इसी के साथ बीएसपी का एलिफेंट, और सीपीआई का बेसिकली यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिकल, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, आपको हैमर देखने को मिलता है। ठीक है, ये इनका जो सिंबल है सही से बना नहीं पाए, तो उनका जो सिंबल होता है सीपीआई का बेसिकली इस प्रकार से यहाँ पर होता है, और यहाँ पर क्या है, एक हथौड़ा का निर्माण किया जाता है। तो बेसिकली एक प्रकार का सिंबल तो ये हो गया। अब दूसरे प्रकार का जो सिंबल होता है वो फ्री सिंबल होता है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। अब यूज करने के लिए आपको एक परमिशन भी लेनी पड़ती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दिया जाता है, और इसी के साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उन सभी को यह दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, जो अभी अभी पॉलिटिकल पार्टी बनी है, वो क्या है, हमारे पास कुल 184 या इसके आसपास अनरिकॉग्नाइज सिंबल्स होते हैं। इसके अंदर जो बलून है, एयर कंडीशनर है, डोरबेल है, डस्टबिन, ग्रेप्स, जैकफ्रूट, फ्लाई बैन, टीवी रिमोट, और इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे ढेरों क्या है इलेक्शन सिंबल्स हमें यहाँ पर नजर आते हैं। और इन्हीं सिंबल्स का बेसिकली क्या है, जो कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वह यूज कर सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज समझिए, यहाँ पर क्या है मेंशन नहीं किया गया है, फिर भी आप समझ लीजिए कि बेसिकली होता क्या है कि कई सिचुएशन हमें ऐसी नजर आती है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खुद से अपना जो बेसिकली सिंबल है वो बता सकती है कि हमें इस प्रकार से क्या चाहिए, अपना जो सिंबल है वो चाहिए। ठीक है, अब कैसे, जैसे झाड़ू एक प्रकार से अभी दिल्ली में नई पॉलिटिकल पार्टी आई थी, तो जब वह नई पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आई थी तो उसने क्या किया, झाड़ू को अपना एक प्रकार से इलेक्शन सिंबल बनाया था। अब जब वो सिंबल बनाया तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर पार्टी ने खुद रिकमेंड किया था कि इलेक्शन कमीशन को हमें आप ये वाला जो बेसिकली क्या है चुनाव चिन्ह दे दीजिए। तो इस प्रकार से क्या है, जो पार्टीज है वो खुद भी चुनाव कर सकती हैं कि हमें इस प्रकार का इस स्पेसिफिक क्या है इलेक्शन सिंबल चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी है उसको जो सिंबल यहाँ पर देने की डिबेट चल रही है, यहाँ पर अब बात करते हैं कि इसको सिंबल दिया जाना चाहिए या सिंबल नहीं दिया जा सकता। तो मोस्ट लाइकली इसका जो आंसर होगा वो नहीं में है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पार्टी को जो कि क्या है किसी एनिमल को क्या है अपना एक इलेक्शन सिंबल बनाना चाहती है, कोई इंसेक्ट को या फिर कोई लिविंग क्रिएचर है उसको अपना इलेक्शन सिंबल बनाना चाहती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने 1990 में क्या है एनिमल, बर्ड और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको बिहाफ पर क्या है जो अपना इलेक्शन सिंबल है वो देने से हमने मना किया है। क्योंकि एक केस हुआ था, बेसिकली इसका बैकग्राउंड आप समझिए। एक बार क्या हुआ 1989 में तमिलनाडु के अंदर जो असेंबली का इलेक्शन है वो चल रहा था। इस टाइम पर क्या हुआ, AIDMK को क्या दिया गया, रोस्टर एक प्रकार का पक्षी होता है, ठीक है, जानवर है, लिविंग क्रिएचर है, जिसको क्या है इलेक्शन सिंबल के रूप में उनको प्रदान किया गया। अब जब वहां पर पॉलिटिकल रैलियां की जा रही थी तो जो लाइव यानी जिंदा रोस्टर्स हुआ करते थे उन सभी का यूज किया जा रहा था, पॉलिटिकल कैंपेन के व्हीकल के ऊपर यूज किया जा रहा था। यानी उनको बांध के पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो क्या है गाड़ियों को चला रही थी, इसी के साथ साथ उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, इसी के साथ और भी बहुत सारी चीजें थी। इस दौरान ये देखने को मिला कि बहुत बड़ी संख्या में इस कैंपेन के दौरान जो रूस्टर है
लिविंग क्रिएचर उसकी वहां पर डेथ होती हुई नजर आई उस पूरे पर्टिकुलर स्टेट के अंतर्गत। तो यहीं पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने डिसाइड किया 1990 में कि हम किसी भी एनिमल, बर्ड्स और लिविंग क्रिएचर के बिहाफ पर क्या है, किसी को इलेक्शन सिंबल नहीं प्रदान करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं व्हाई डस बीएसपी स्टिल यूज एलिफेंट नाउ। अब यहाँ पर बात आती है कि इतना होने के बावजूद भी पहले के टाइम पर क्या है, आज भी क्या है, जो बीएसपी वो एलिफेंट सिंबल का यूज क्यों करती है। तो यहाँ पर क्या है, रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमें देखने को मिलता है कि ये कहा कि आज के बाद से हम किसी को ये एनिमल सिंबल यूज करने नहीं देंगे, लेकिन अभी तक जिसको पहले से ही जो भी सिंबल मिल चुका है उन सिंबल को अब क्या है, छीना नहीं जाएगा। इस वजह से हमें देखने को मिलता है कि बीएसपी के पास आज भी अपना एक एनिमल वाला सिंबल नजर आता है जो कि है एलिफेंट। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है अगला बात, वो क्या है, नेशनल पार्टी और जो स्टेट पार्टी है वो आखिरकार क्या होती है, इसी के रिगार्डिंग कुछ और इर्द गिर्द बात कर लेते हैं। तो नेशनल पार्टी हम उनको कहते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा वोट शेयर होता है और वो एक पैन इंडिया पर क्या करती हैं, अपना जनाधार मजबूत करके रखती हैं। आज के समय में बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप और यहाँ पर मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआईएम, ये क्या है, कुछ प्रमुख पार्टी हमें यहाँ पर नजर आती हैं। इसी के साथ साथ स्टेट के अंदर बेसिकली जो स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज पार्टियां होती हैं उससे आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो इलेक्शन सिंबल होते हैं उनके संदर्भ में, कि मान लीजिए एक स्टेट है, उसके अंदर उस स्टेट का जो एक पार्टी है उसने क्या कर लिया, इलेक्शन सिंबल को अपना बेसिक सिंबल यूज कर लिया है। ठीक है, अब एप्पल सिंबल इज रिजर्व फॉर अ सर्टेन रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टीज। ठीक है, इन सम स्टेट्स हेंस सम सिंबल्स में नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर। बेसिकली कुछ स्पेसिफिक रीजन है, मान लो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट का सिंबल यूज कर लिया है बेसिकली एप्पल। ठीक है, अब चूंकि क्या है, स्टेट या फिर वहां की एक पर्टिकुलर पार्टी है, उसने पहले से ही एप्पल को अपना सिंबल यूज कर रखा है, तो इसका मतलब क्या है, अब और अन्य स्थान पर क्या है, इस सिंबल का यूज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए जो झाड़ू है उसका यूज क्या है, अब अन्य किसी राज्य के अंदर, बेसिकली जब उसने पर्टिकुलर दिल्ली में चुनाव लड़ा था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि दिल्ली के बाहर कोई और भी क्या है, झाड़ू का जो यूज है वो कर सकता है अपने इलेक्शन कैंपेन के अंतर्गत, या नई जो पार्टी उभर रही है वो झाड़ू का यूज कर सकती हैं। ऐसा यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक की फैक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित। आर्टिकल 324 के अंतर्गत बहुत पावर मिलती है। इसके बेसिकली काम ये होता है कि ये लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट कराए, स्टेट के इलेक्शन कंडक्ट कराए, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, ये भी इसी के माध्यम से ही कंडक्ट करवाया जाता है। इसी के साथ साथ जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन है और पार्टी को सिंबल का एलोकेशन है, यह भी यह करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इलेक्शन लॉज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंतर्गत ये बात करता है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए एक वोटर की, और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत क्या है, कुछ और चीजों को ऐड कर दिया गया, जैसे कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन के अंदर क्या क्या रूल होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, डिसक्वालिफिकेशन को फिर ऐड किया गया। इसी के साथ इलेक्शन से डिस्प्यूट अगर कोई मुद्दा होता है तो उसको कहाँ रिजॉल्व किया जाएगा, इन सभी चीजों को हम देखते हैं आर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंतर्गत। अब बात करते हैं इलेक्शन सिंबल का यूज क्या होता है। मैंने पहले यहाँ पर डिटेल में बात कर ली है। ये जो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी लॉन्ग टर्म जो ब्रांडिंग होती है उनको करने में यहाँ पर सहायता करती हैं। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है कमेंट में आर्टिकल नंबर 2 और ऑप्शन नंबर ये पर्टिकुलर जो भी इसका ऑप्शन होगा वो मेंशन करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि इलेक्शन सिंबल्स आर अलॉटेड अंडर द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। ठीक है, तो इस ऑर्डर के अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इलेक्शन सिंबल अलॉट किया जाता है। सही है या गलत?
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है न्यू एनिमल सिंबल्स आर जनरली नॉट अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो नए सिंबल हैं किसी भी जानवर के प्रति उसको अलॉट नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ड्राइव्स इट पावर रिलेटिंग टू इलेक्शन सिंबल्स फ्रॉम आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या है, इलेक्शन सिंबल से संबंधित जो पावर है वो क्या है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत प्राप्त करता है। ये ऑप्शन सही है या गलत यहाँ पर आपको बताना है। तो ये हमने जो दूसरा आर्टिकल है उसको भी यहाँ पे हमने डिटेल में देख लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने तीसरे और इम्पोर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो यहाँ पर आप तीसरा आर्टिकल देख रहे हो, यहाँ पर एक छोटा सा ही आर्टिकल है जो कि आपको बस कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताने के लिए इसको यहाँ पर ऐड किया है। यहाँ पर FCNRB जो डिपॉजिट है उसकी बात की जा रही है, और जो RBI है वो NRIs के द्वारा जो इस डिपॉजिट के अंदर पैसे जमा किए जाते हैं उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक स्कीम लेकर आई है। और इसी स्कीम के अंतर्गत बेसिकली ये बोल रहा है कि बैंक को क्या करना चाहिए, अपना जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, इन बेसिकली डिपॉजिटर के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए उनको क्या है, हाई कर देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पूरी के पूरी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर आप सिंपल सा लैंग्वेज में, क्योंकि अगर आप आर्टिकल को पढ़ने बैठोगे तो बहुत क्रिटिकल वे में सारी चीज़ें आपको नज़र आएगी, मैं बस एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ पर मान लीजिए क्या है, NRIs हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, वो इंडिया के अंदर क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर भारत के अंदर अपनी फैमिली और बाकी के लिए पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं। अब ऐसे में वो क्या है, इंडियन जो बैंक है उनके अंदर इनके लिए क्या है, कुछ स्पेसिफिक स्पेशल बैंक होते हैं, और अगर वह इन बैंकों के अंदर अगर अपना पैसा जमा कराएंगे तो इनको क्या है, अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा। और बेसिकली अब बात आती है कि इंटरेस्ट तो बेसिकली जो हमारे जो रेजिडेंशियल होते हैं, यानी जो हमारे देश के नागरिक होते हैं, उनको हम बेसिकली इंटरेस्ट देते हैं लगभग 6% का लगभग, और वहीं पर इनको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो 3 से लेकर 4% का दिया जाता है। फिर भी ये लोग क्या करते हैं कि इस बेसिकली इंडियन बैंक के अंदर अपना जो पैसा है वो फिक्स डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि बाद में इनके जो पैसे हैं इनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या बोलते हैं, टैक्स नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो एक आदमी है जिसका नाम है नीरज, उसने क्या किया, बेसिकली इंडिया के अंदर एक बैंक था, उसके अंदर अपना जो पैसा है वो जमा कराया, और ये बैंक नॉर्मल बैंक नहीं है, स्पेशल बैंक है। अब यहाँ पर क्या है, इस बैंक से जो भी पैसा होगा वो अपनी फैमिली को देगा। अब यहाँ पर जो फैमिली उस पैसे का यूज करेगी, बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर दूसरे देश से आ रहा है, अब इसके एवज में क्या है, गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसी वजह से हो जाता है क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स नहीं लेती है। और यहाँ पर अभी जो RBI है वो यही बात कर रही है कि ये जो बैंक है, ठीक है, यहाँ पर बीच में इसका अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, बढ़ा देना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो NRI लोग हैं वो भारत के अंदर यानी अपने यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और अब यहाँ पर बात आती है कि ये लोग इन्वेस्ट अगर इंडिया के अंदर ज़्यादा करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा कि इससे बेसिकली क्या होगा कि इंडिया के अंदर डॉलर्स ज़्यादा आएंगे। अब डॉलर्स ज़्यादा क्यों आएंगे, अभी आज के समय में आप क्राइसिस का समय देख रहे हो, बेसिकली मिडल ईस्ट रीजन के अंदर लगातार क्राइसिस चल रहा है, ऑयल के जो प्राइस है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो बेसिकली इंडिया के अंदर जो फॉरेक्स रिजर्व है, बार बार मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ कि फॉरेक्स रिजर्व है, अगर वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज़ का दाम बढ़ता है तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कम होता है। अब फॉरेक्स रिजर्व का मतलब ये है कि फॉरेन करेंसी, और ये
चाइना जापान से अगर कोई कमा के लाता है उसी को हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगा, इंडिया के अंदर फिक्स डिपॉजिट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। अब फॉरेन करेंसी बढ़ने से क्या होगा ये भी समझिए। जैसे इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी बढ़ेगी उससे क्या होगा कि इंडिया के जो रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसका डेप्रिसिएशन क्या है, कम होता हुआ नजर आएगा। और इंडिया के अंदर जो एक प्रकार से फॉरेन करेंसी है, फॉरेन एक्सचेंज, एक प्रकार से हमारा जो फॉरेन करेंसी है, फॉरेक्स रिजर्व है, जब वो बढ़ेगा तो डॉलर के मुकाबले हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये की फैक्ट समझ में आ गया। जैसे ही हमारे पास देखो, नॉर्मल सी बात क्या होती है, जितना जिस देश के पास फॉरेक्स रिजर्व होता है उस देश का पैसा उतना ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है और हमें अपना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने की जरूरत है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि FCNRB जो डिपॉजिट्स होते हैं उनके अंदर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए। और यहाँ पर जो डिपोजिशन पीरियड है उसको एक साल से लेकर 5 साल के बीच में करने की बजाय हम 3 से लेकर 5 साल तक की डिपॉजिट का प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर परमिट किया है करेंसी स्वैप सिस्टम को। इसका मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि इस बंदे ने हमारे इंडिया के अंदर पैसा डाला है, यहाँ पर क्या किया, पैसा डाला। अब पैसा डालने के बाद इसने किस पैसे में डाला, अपना पैसा डॉलर में। और जब ये इंडिया में आया तो ये क्या है, अभी किस में डाल रहा है, रुपये में इसका कन्वर्सेशन हो गया है। अब जो डॉलर है वो तो ज़्यादा मजबूत है अब, और रुपये है कमज़ोर। जब वह डॉलर को क्या है अपने देश के अंदर लेकर आएगा और लेके आने के बाद एक समय पे इंडिया की करेंसी कमजोर हो जाएगी, तो इसका बेसिकली उसको तो घाटा होगा कि जब वो पैसे वापस ले जाएगा तो उसको क्या है, बेसिकली क्या है, उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं रहेगी अगर रुपये का वैल्यू घटता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो बाहरी व्यक्ति है वो इंडिया के अंदर पैसे डालेगा ही क्यों। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो RBI है उसने ये भी बोल दिया कि हम क्या करेंगे, तुम्हारे साथ करेंसी स्वैप भी कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक काम करो, तुम अभी आराम से पैसे डालो, बाद में जब तुमको पैसे देने की बात आएगी तो हम स्पेशल प्रोविजन के थ्रू तुमको पैसे देंगे। ठीक है, जो मार्केट वैल्यू उस समय की होगी उस हिसाब से तुमको पैसे देंगे ताकि तुम्हारा भी नुकसान ना हो। अब देखो, ये जितने भी मैंने प्रोसेस बताए इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला गवर्नमेंट को कि एकदम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो भंडार है वो इंडिया में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये कुछ छोटे छोटे स्टेप हैं जो कि अभी के समय में हमें जरूरी हैं अपनी इकोनॉमी को हल्का फुल्का क्या है, डगमगाती हुई अवस्था में ठीक ढंग से ले जाने के लिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा आर्टिकल है, अभी मैंने पढ़ के नहीं बताया है, लेकिन आपको पूरा जो आर्टिकल है और पूरा मेथड है वो समझ में आ गया होगा। आपको जो कुछ की फैक्ट जो भी यहाँ पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एनालाइज किया, अब हम कुछ फैक्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बैंक। ये एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि NRIs के लिए स्पेशल बैंक के अंदर होता है। ठीक है, और ये बैंक इंडियन बैंक ही होते हैं। इनके अंदर कौन कौन से लोग पैसा डाल सकते हैं, NRI जो होते हैं वो डाल सकते हैं, OCI है वो डाल सकते हैं, और PIO है वो डाल सकते हैं। अब ये लोग कौन है, बेसिकली ऐसे व्यक्ति हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, इनके मम्मी पापा या फिर इंडिया से इनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है और पैसे ये इंडिया के अंदर भेजते रहते हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को NRI, OCI और PIO कहते हैं। अब बेसिकली यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी जो करेंसी है उनके लिए हमने ये सिस्टम अभी लॉन्च किया है जो अभी मैंने बोला, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट का। और इसी के साथ साथ क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि FCNR जो बैंक डिपॉजिट है उसके अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का सभी करेंसी के साथ हमने नहीं किया है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमने डॉलर्स के साथ ये बोला है। इसी के साथ अगर कोई पाउंड लेकर आता है तो उसको फायदा मिलेगा, अगर कोई यूरो इंडिया के अंदर लाता है तो उसको फायदा मिलेगा, अब कोई जापानीज यान लेके आता है तो उसको फायदा मिलेगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो लेकर आता है तो उसको फायदा मिलेगा, और कैनेडियन डॉलर है वो लेके आता है तब उसको फायदा मिलेगा।
अब ये सभी चीजें क्या है, ये करेंसी के रूप है। जैसे अमेरिका के अंदर डॉलर चलता है, इंडिया के अंदर रुपए चलता है, और जैसे बांग्लादेश के अंदर टका चलता है, तो उसी तरह ये सारे के सारे करेंसी हैं। अब देखो, अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात आती है कि हमने बांग्लादेश का टका और इसी के साथ जो क्या बोलते हैं नेपाल का रुपया और इसी के साथ पाकिस्तान का रुपए, ये सारी की ये सारी करेंसी को हमने क्यों शामिल नहीं कर लिया। अब बात समझिए कि जो डॉलर की वैल्यू है वो बेसिकली ज्यादा होती है रुपी के मुकाबले में। ऐसे में जब हमारे पास ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी इंडिया के अंदर आएगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत, तो इंडिया को फायदा होगा। अगर मान लो हमने क्या किया कि लो वैल्यू वाली करेंसी को भी परमिट कर दिया, तो क्या है, इससे जो हमारी रुपए की वैल्यू है वो क्या है, कम होती हुई नजर आएगी। तो इसी वजह से हमने जो स्पेसिफिक बेसिकली करेंसी है उसी को ही इस स्कीम के अंतर्गत हमने शामिल किया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता अगर इसके अंदर कोई डिपॉजिट करता है। इस वजह से लोग यहाँ पर अपना जो एनआरआई है वो सारे के सारे पैसा डालते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी कुछ फैक्ट हैं कि इसको टाइम पीरियड भी 1 से लेकर 5 साल की बजाय इसको 3 से लेकर 5 साल तक का डिपोजिशन पीरियड कर दिया है। क्यों लॉन्च किया गया है, ग्लोबल लेवल पे हमें चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखने को मिलते हैं, वेस्ट एशिया के अंदर कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल अनसर्टिनिटी है वो बढ़ता जा रहा है, इंडिया की जो रुपी की वैल्यू है वो घटती जा रही है। पहले ये लगभग क्या बोलते हैं 84-83 इसके आसपास या 87 ज़्यादा से ज़्यादा होता था। आज के समय में इसकी वैल्यू क्या है 94-93-95 तक चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, इंडिया का बेसिकली रुपए कमज़ोर हो रहा है। इस वजह से ये हमने सारे मेजर है वह हमने लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर बैंक कैन स्वैप मोबिलाइज, ये भी मैंने आपको बता दिया कि वो अपने पैसों को मोबिलाइज भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से बैंक में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की यहाँ पर बात की जा रही है। एसबीआई को बोला है कि तुम 3.35 कर लो, पहले 3% है, तो एचडीएफसी को बोल दिया है कि तुम 3.4 की बजाय 3.65 कर लो। यानी सबको बस रिक्वेस्ट की है, अब ऐसा नहीं है कि ये बैंक माने या ना माने। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, ये बैंक के ऊपर है कि माने या ना माने। बस यहाँ पे आरबीआई ने उनको सजेशन दिया है कि तुम अपना ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा लो, ताकि क्या है ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो भारत के अंदर पैसा डालें। अब नॉर्मल सी बात है, आरबीआई ने बोला है तो वो लगभग मान ही लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें भारत के बाहर, तो नॉर्मल सी बात है वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता है इनको। ठीक है, वहाँ पे आप देख रहे हो 4.24 का इंटरेस्ट रेट मिलता है कम से कम, और हमारे यहाँ पे कम से कम कितना मिलता है 3% का। तो इसी वजह से लोग ज़्यादा प्रिफेयर करते हैं कि अमेरिका के अंदर अपना पैसा डाल के रखें, ताकि उनके पास ज़्यादा यहाँ पर क्या है वैल्यूएशन प्रोवाइड होती रहे। इम्पोर्टेंस क्या होगा इन सभी मेजर से, इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ जो रुपी है उसका ह्रास होने से रोकेगा। इसी के साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर इंडिया को थोड़ा बहुत सहायता मिलेगा। और इसी के साथ साथ एक्सटर्नल जो सेक्टर्स हैं हमारे, उनके ऊपर भी क्या है एक प्रकार से प्रेशर कम पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि देखो बेसिकली हमारे को चाहिए एक फॉरेन रिजर्व। क्यों फॉरेन रिजर्व चाहिए, क्योंकि हम इसी से तो तेल खरीदते हैं, इसी से बेसिकली क्या है बाकी चीजें करते हैं, तो ये उसको क्या है कम करेगा। और दूसरी बात यहाँ पर देखो, अब दूसरी बात यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे ही अमेरिका ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहा है, सारे के सारे लोग क्या हैं अमेरिका में अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हाल फिलहाल में अभी आपने देखा क्या कि इंडिया के अंदर बड़े पैमाने पर क्या हुआ कि लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो निकाल रहे हैं। यानी एफडीआई जो जिन जिन देशों ने कर रखा था या फिर जिन जिन कंपनियों ने कर रखा था, वो एफडीआई भी क्या कर रहे हैं इंडिया से निकलवा रहे हैं। जो इंडिया का स्टॉक मार्केट था, उस स्टॉक मार्केट से क्या कर रहे हैं पैसे को निकाल रहे हैं, ताकि इंडिया की घटती हुई जो रुपए की वैल्यू है उससे उनको नुकसान ना हो। ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली इंडिया के संदर्भ में देखने को मिलता है। इस वजह से ये सारे के सारे आप यहाँ पर सिस्टम देख सकते हो। अब यहाँ पर बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रकार के यहाँ पर
हमें अकाउंट देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने जो बात की थी वो ये वाला अकाउंट था, FCNRB अकाउंट। इसके अलावा NRO अकाउंट भी होता है और NRE अकाउंट भी होता है। ठीक है, यहाँ पर भी टैक्स फ्री होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, थोड़े लेवल पे टैक्स फ्री यहाँ पर नजर आता है। यहाँ पर क्या है, रिस्क ज़्यादा होता है और यहाँ पे भी टैक्स फ्री हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ बेनिफिट क्या है, बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो, ये सारी बातें लगभग बार बार हमने बात कर ली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके लिए एक प्रश्न है, यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं, मेंशन करना आर्टिकल नंबर 3 आंसर नंबर दिस। ठीक है, इसी के साथ क्या क्वेश्चन कह रहा है कि विद द रेफरेंस टू द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल बैंक यानी FCNRB डिपॉजिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है FCNRB डिपॉजिट आर मेंटेन्ड इन फॉरेन करेंसीज, ये फॉरेन करेंसी के अंदर ही मेंटेन करके रखता है। क्या ये बात सही है? यहाँ पर क्या इंडियन रुपीज को ये मेंटेन करके बेसिकली एक प्रकार से अपना ट्रांजैक्शन और बाकी चीजें नहीं करता है, ये आपको बताना है। इसी के साथ इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन दिस डिपॉजिट एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंडियन इनकम टैक्स, यानी इंडिया के अंदर इस डिपॉजिट के ऊपर जो ब्याज मिलता है उस पे क्या है, किसी सरकार टैक्स नहीं लगाती है, इसी वजह से लोग इसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ऑप्शन सही है या गलत है, ये आपको बताना है। इसी के साथ साथ दिस डिपॉजिट होल्डर्स आर एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट रिस्क अराइजिंग फ्रॉम रूपी डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जैसे रूपी के अंदर डेप्रिसिएशन होता है, इसकी वजह से जो इसके अंदर डिपॉजिटर होते हैं उनका क्या है, फाइनेंशियल लॉस भी होता हुआ हमें नजर आता है। तो क्या ये बात सही है? आपको यहाँ पर ऑप्शन में बताना है। ऑप्शन ए पहला ही स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है, ऑप्शन बी पहला दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा स्टेटमेंट ठीक है, या ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा और चौथा सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीसरा जो आर्टिकल है वो भी डिटेल में कर लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आज के अपने आखिरी आर्टिकल की, जो कि है LPMS स्कीम। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको डिटेल में देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर हमारा जो करंट अफेयर का बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप उस ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। इसके अंदर 499 में आपको डेली बेस पर जो करंट अफेयर PDF है, जैसा कि आपने अभी पूरा का पूरा PDF देखा, वो आपको मिलेगा डेली बेस पर। इसी के साथ साथ वीकली बेस पर मैगजीन मिलेगी, मंथली बेस पर मैगजीन मिलेगी, और पूरे साल भर का जो करंट अफेयर का बुकलेट PDF फॉर्म है अलग अलग सब्जेक्ट का, वो आपको यहाँ पर साल के एंड में मिलता हुआ नजर आएगा। इसके ज्वाइन करने के लिए बेसिकली आप यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसको ज्वाइन इस पे मैसेज कर सकते हो। आपने यहाँ पर देखा ये अपना मंथली मैगजीन है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसी के साथ साथ यह हमारा पूरे साल भर का मैगजीन है इंडियन पॉलिटी का, जो कि पिछले साल के लिए अभी बनाया गया था। ठीक है, ये आप पूरी मैगजीन देख रहे हो M2M प्रोग्राम के अंतर्गत, यानी मार्च टू मार्च पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर क्या है, ये हमें सिस्टम देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम इस प्रकार से था, आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, सभी सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे। तो 9 जून को क्या होता है, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर होते हैं अमित शाह, उनके द्वारा एक पोर्टल का लॉन्च किया जाता है जिसको बोला जाता है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, LPMS। और इसी के साथ साथ विनिमय सिस्टम को लॉन्च किया गया दिल्ली के अंदर। तो 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पहला क्या है, लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम, और दूसरा एक सिस्टम लॉन्च किया गया है विनिमय सिस्टम इन दिल्ली के अंदर। अब बेसिकली इन पोर्टल्स का बेसिक उद्देश्य यही है कि जो पूरा का पूरा आवागमन है उसको डिजिटलाइज किया जा सके, और दूसरी बात, हम यहाँ पर जितना भी कार्गो है, जितना भी सामान भेजते हैं और जितने भी पैसेंजर है, यानी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, उन सभी का क्या कर सकें, जो बेसिकली इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, इन सभी एरियाज के माध्यम से उन सभी की मॉनिटरिंग कर सके। इसका क्या है, एक
प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रकार से ये क्या है, इंडिया का जो स्मार्ट बॉर्डर मैकेनिज्म है या मैनेजमेंट है उसको एक प्रकार से बूस्ट करेगा, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो विकसित भारत 2047 का हमने टारगेट रखा हुआ है उसको भी यहाँ पर क्या है, मजबूत करता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि बेसिकली क्या है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी इंडिया के अंदर लैंड पोर्ट पाए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या है, यूनिफाइड करने का एक डिजिटलाइज सिस्टम है। यानी इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे आपको पोर्ट देखने को मिलेंगे और भी अन्य प्रकार के सिस्टम देखने को मिलेंगे, चेक पोस्ट देखने को मिलेंगे। अब उन चेक पोस्ट पर क्या होता है कि आपको पहले अपना जो लाइसेंस है वो दिखाना पड़ता है, कागज दिखाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको टोल पे टैक्स पे करना पड़ता है, फिर उसके बाद बहुत सारी जांच के बाद आपको आगे जाने दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपको एक स्पेसिफिक नंबर दे दिया जाएगा और यहाँ पर एक चिट दे दी जाएगी, और हमारे जितने भी टोल्स हैं या फिर जो बेसिकली इंटरनेशनल बॉर्डर पोर्ट्स हैं उन सभी पे क्या है, कुछ मशीनें लगा दी जाएंगी, जिससे कि क्या होगा, जैसे ही आपकी गाड़ी उस पर्टिकुलर एरिया से गुजरेगी तो होगा क्या कि आपका जितना भी डाटा है वो क्या है, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के पास चला जाएगा और आपका जो टैक्स और बाकी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से कट जाएगा। इससे एक और चीज क्या होगी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगी जो भी आप सामान भेज रहे हो। इसी के साथ कार्गो का क्लियरेंस आसान हो पाएगा, जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग यानी आवागमन आसान होगा, और यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी जो ग्राहक हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। इसी के साथ जो डिजिटल बेस पर डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रमोशन यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। इससे पहले क्या होता था कि आपको हर जगह रुकना पड़ता था, कागज दिखाना पड़ता था, कागज साथ लेकर चलना पड़ता था, तो ये सारी चीजों से क्या है, छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक और चीजों को आप ऐड कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि धोखाधड़ी होने की संभावना रहती है, हमने नकली पोर्ट बना लिया, नकली टोल प्लाजा बना लिया, ये भी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है कई इलाकों में, ठीक है। और गवर्नमेंट को बहुत बात पता चलता है कि ऐसा कोई टोल प्लाजा हमने बनाया ही नहीं था, और जो टोल प्लाजा और जो पोर्ट अथॉरिटी है वो फिर उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करती है, जहाजों को रुकाती है, गाड़ियों को रुकाती है और वहां से पैसा वसूलती रहती है, और पता चलता है कि वो प्राइवेट होता है। तो गवर्नमेंट जब इस तरह से टैग लगा देगी तो क्या है, उनका डिजिटलाइजेशन आसान होगा और इलीगल जो एक प्रकार से एक्टिविटीज होती है उन पे भी लगाम लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि डिले जो होता है उसको रोकना, इसी के साथ पेपर वर्क को मिनिमाइज करना, इसी के साथ जो पैसेंजर का एक प्रकार से प्रोसेसिंग है उसको और ज़्यादा तेज बनाना, फास्टर इमिग्रेशन करना, डिजिटल गवर्नेंस को प्रोवाइड कराना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना और एंड टू एंड डिजिटल वर्क फ्लो को आगे बढ़ाना। इसी के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करना, और यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है, लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर ही क्या है, जो आवागमन है उसको आगे बढ़ाना। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं विनिमय पोर्टल के माध्यम से, विनिमय पोर्टल की। तो पहला आर्टिकल, इसके अंदर 2 आर्टिकल है, आप यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आर्टिकल हमने यहाँ पर देख लिया LPMS के बारे में। अब दूसरा हम देखते हैं विनिमय पोर्टल के बारे में, जो कि क्या है, अभी दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख सकते हो, इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि एक सिंगल क्लियरेंस विंडो तैयार किया गया है। अब सिंगल क्लियरेंस विंडो क्या है कि एक ही जगह पर आपको बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी अप्रूवल्स हैं या जितने भी पेपर वर्क हैं एक ही स्थान पर देखने को मिलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए क्या किया है उन्होंने, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम को यहाँ पर लागू किया है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो व्हीकल्स होते हैं उनकी जो एंट्री है और एग्जिट है वो ऑटोमेटिक रूप में हो पाएगी, और फास्टर गेट ऑपरेशन नजर आएगा, और रियल टाइम यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी कि कौन सी गाड़ी किस स्थान पर कब गई। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है कि नेशनल पोर्टल है ये एक प्रकार का, जिसके अंदर कस्टम, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, ट्रेड फैसिलिटी सिस्टम, इन सभी को क्या है गवर्नमेंट ने इंटीग्रेट कर दिया है। अब यहां से प्रश्न पूछेगा आपसे कि
क्या जो हमने विनिमय पोर्टल स्टार्ट किया है उसके अंतर्गत कस्टम डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी एजेंसी डिपार्टमेंट, ट्रेड फैसिलिटी सिस्टम, इन सभी को इंटीग्रेट करके एक पूरा पोर्टल तैयार किया गया है? तो हाँ, इसका आंसर है हाँ। ये आपको ध्यान में रखना है, ये मोस्ट क्रूशियल पॉइंट है इस पूरे आर्टिकल का। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं पेपरलेस प्रोसेसिंग होगी। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नजर आती है, ठीक है, जो कि 2012 में, ये अब इस आर्टिकल से संबंधित कुछ की फैक्ट है यहाँ पे, जिसको क्या है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ साथ ये डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट के अंतर्गत काम करता है। इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि मॉडर्न जो लैंड पोर्ट है उनको डेवलप करना, इंटरनेशनल ट्रेड को और ज़्यादा बढ़ाना, कार्गो का जो टाइम होता है उसको और ज़्यादा क्या बोलते हैं कम करना, इसी के साथ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करना। अब ये बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो स्मार्ट बॉर्डर फ्रंटियर इंडिया के द्वारा पहले से ही कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत ये हमें सारी चीज़ों को देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हो विनय इंडिया स्मार्ट बॉर्डर रिजोल्यूशन इस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर लागू किया गया है, जिसके अंदर आप यहाँ पर स्मार्ट टेक और यहाँ पर एक प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब इसके अंतर्गत हम एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वो क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पर समझिए कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम कहाँ कहाँ लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इमेज में ही देख के समझ में आ रहा है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जो लैंड बॉर्डर इंडिया से साझा करते हैं, उसके लिए बेसिकली क्या है हमने क्या लॉन्च किया है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से ये पूरा सिस्टम लॉन्च किया है। यहाँ पर आप दो बातों का ध्यान रखिएगा। पोर्ट के बेसिकली हमने यहाँ पर पोर्ट के लिए क्या है LPMS सिस्टम लॉन्च किया है, और लैंड रूट के लिए हमने विनय स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो LPAI है इसके अंतर्गत कौन कौन से बॉर्डर आते हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है। हालांकि सभी लिस्ट को आपको यहाँ पर रटना नहीं है, ठीक है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आपको सिर्फ दो एरिया का नाम ध्यान में रखना है। वो पहला क्या है द्वाकी मेघालय, और इसी के साथ साथ श्रीमंतपुर यहाँ पर त्रिपुरा के अंतर्गत। अब यहाँ पर मैंने इसको स्पेशली हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसी स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी जो है उसके माध्यम से क्या किया गया है, कुछ रेजिडेंशियल फैसिलिटीज भी बनाई गई है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर बनाए हैं जहाँ पर क्या है जो वर्कर्स हैं आकर ठहर सकते हैं, सामानों को रोक सकते हैं, और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल फैसिलिटी आपको नज़र आएगी। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यहीं से पूछा जा सकता है कि इतने सारे जो हमारे लैंड बॉर्डर हैं या फिर बॉर्डर हैं उनके यहाँ पर कहाँ कहाँ रेजिडेंशियल फैसिलिटी हाल फिलहाल में हमने ओपन की है। तो यहाँ पर दावकी के अंदर मेघालय के अंदर पड़ता है, और श्रीमंतपुर के अंदर जो कि त्रिपुरा के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर ये एक प्रकार से इंडिया का जो स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उस पूरी स्कीम को क्या है बूस्ट करता हुआ नजर आता है, जिसमें हमने ये बोल रखा है कि हम अपने बॉर्डर को सिक्योरिटी को एनहेंस करेंगे, ट्रेड को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, सर्विलांस और ज़्यादा बढ़ाएंगे, और डिजिटल इंटीग्रेशन हम अपने यहाँ पर करेंगे, और इसी के साथ अपना जो बॉर्डर एरिया है उसका और ज़्यादा मॉनिटरिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक की फैक्ट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि इंटरनेशनल अगर बॉर्डर को देखा जाए इंडिया के, तो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर क्या है हम बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन आता है चाइना, थर्ड नंबर पर आता है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा हम लैंड बाउंड्री किसके साथ शेयर करते हैं, बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। सबसे कम बाउंड्री हम किसके साथ शेयर करते हैं, अफगानिस्तान के साथ। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इंडिया के और पूरा पाकिस्तान और क्या बोलते हैं उसके मैप को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि POK का जो रीजन है वहां पर पाकिस्तान बैठा हुआ है। इसी वजह से इंडिया आज के समय में अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करता है, बल्कि यहाँ पर आप चलिए मैप के बिहाफ पर देखते हैं। ये है इंडिया, इंडिया के साथ ये है पाकिस्तान, कुछ इस स्थान पर ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पर हमें यहाँ पर नजर आता है इस तरह से पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर है अफगानिस्तान।
ठीक है। अब बेसिकली ये जो इंडिया है इसको आप यहाँ पर देखोगे बेसिकली कुछ इस स्थान पर, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान के इलाके में यहाँ पर हमें नजर आता है पीओके नजर आता है। अब पीओके बेसिकली क्या है, बीच में आ जाने की वजह से यहाँ पर हमें नजर आता है कि अफगानिस्तान के साथ जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन है वो नहीं नजर आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक तरफ है यहाँ पे अफगानिस्तान, बीच में आ जाता है पीओके वाला पाकिस्तान, और यहाँ पर आता है इंडिया। और चूंकि हम पीओके को इंडिया का ही हिस्सा मानते हैं, इसी वजह से हम कहते हैं हाँ अफगानिस्तान का हिस्सा भी क्या है, अफगानिस्तान का बॉर्डर भी क्या है भारत के साथ लगता हुआ नजर आता है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम आगे बात करते हैं बॉर्डर मैकेनिज्म। ये पूरा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर हमारे कुछ डिपार्टमेंट हैं जो इससे संबंधित काम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ये जो पूरा बेसिकली लैंड बाउंड्री है वो किसके माध्यम से, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ डेवलपमेंट स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि क्या है बॉर्डर एरिया को और ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हो। सबसे पहले बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके अंदर जो बॉर्डर एरिया में रहने वाली विलेजेस हैं उनको हम बेसिकली रोड, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं एक प्रकार से फैसिलिटी प्रोवाइड कराने पर जोर देते हैं। इसी के साथ एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंदर जो बेसिकली कोस्टल एरिया, तटवर्तीय क्षेत्र पे जो हमारे बेसिकली राज्य नजर आते हैं उनको क्या है वहां पर पुलिस स्टेशन बनाना, यहाँ पर पेट्रोल बोट को यहाँ पर तैनात करना, ताकि वो हमारे जितने भी बाउंड्री है उनके आसपास क्या कर सके, निगरानी कर सकें और कोस्टल सर्विलांस रख सके। इसी के साथ थर्ड हमारा प्रोग्राम देखने को मिलता है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं कि 2023 में इसको पहले लॉन्च किया गया था और 2026 में अभी इसका सेकंड फेज हमें नजर आता है। इसके अंतर्गत ये जो स्कीम है बेसिकली हमें यहाँ पर नजर आता है नॉर्दर्न फ्रंटियर के ऊपर। ठीक है, नॉर्दर्न फ्रंटियर बेसिकली जो हमारा जम्मू कश्मीर रीजन है और नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, ठीक है, स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर का रीजन। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि लाइवलीहुड जनरेशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, टूरिज्म को प्रमोट करना, कनेक्टिविटी बैठाना और पॉपुलेशन का वहाँ पर क्या है रिटेन करवाना, ये बेसिकली क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य है यहाँ पर हमें नजर आता है। कि यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, जो सिटीजन्स हैं उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है कि वो किस तरह से अपना लाइवलीहुड कर पाए और किस तरह से टूरिज्म को प्रमोट कर पाए। और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है ये स्कीम हम इस वजह से लेकर आए हैं क्योंकि जो बॉर्डरिंग एरिया के अंदर विलेजेस होते हैं, जो वहाँ पर सिटीजन होते हैं, वो इंडिया के जो सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं उनकी आई और ईयर के रूप में काम करते हैं। यानी जो विलेजेस हैं वहीं से हमें पता चलता है कि बेसिकली क्या है सामने वाली जो देश की सेना है वो हमारे इलाके में यानी हमारे देश में कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें पूरा सिस्टम इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर क्या है और कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पर नजर आती हैं। तो CAPF जो एक्ट है 2026 में लाया गया, जिसके अंदर सेंट्रल लेवल पर आर्म फोर्स हमें देखने को मिलता है, और ये बेसिकली इंडिया के अंदर जितने भी पुलिस फोर्स है और आर्मी फोर्सेज है उनको क्या है मेंटेन करने का काम करती हैं। इसके अंदर BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB सभी को शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत के किस किस स्थान पर कौन से बॉर्डर पे कौन सी फोर्स लगाई गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ हमने BSF लगा रखा है, चाइना के पास हमने ITBP लगा रखा है, इसी के साथ नेपाल भूटान की तरफ हमने SSB लगा रखा है, इसी के साथ म्यांमार की तरफ हमने असम राइफल लगा रखा है, और यहाँ पर कोस्टल लाइन के तरफ हमने इंडियन कोस्ट गार्ड यहाँ पर लगा रखा है। इसी के साथ साथ यहाँ पर बात आती है एक नए पॉइंट की जो कि बहुत क्रूशियल है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। लार्जेस्ट लैंड पोर्ट ऑफ द साउथ एशिया इज इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, साउथ एशिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, इंडिया के पास। ठीक है, पेट्रोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर हमें नजर आता है वो क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड पोर्ट है साउथ एशिया के अंतर्गत। ठीक है, जिसको क्या है इंडिया और बांग्लादेश दोनों के माध्यम से
ट्रेड होता हुआ नजर आता है। तो इस प्रकार से हमने पूरा जो आर्टिकल है डिटेल में पढ़ लिया। उसी से रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। विद द रेफरेंस टू द लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम विनिमय, ठीक है, ये विनिमय जो पोर्टल लॉन्च किया गया है इसके संबंध में कुछ यहाँ पर क्या दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। पहला बोल रहा है कि इट वाज लॉन्च ऑन जून 9 जून 2026। तो हालांकि इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी ध्यान रखने के लिए मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो क्या ये जो डेट है सही है गलत, आपको यहाँ पर मेंशन करना है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द लैंड पोर्ट, ये अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये सेकंड स्टेटमेंट ठीक है या नहीं आपको बताना है। एक इसी के साथ थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इट फैसिलिटेट रियल टाइम डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ कार्गो एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस लैंड बॉर्डर, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है वो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताना है। आर्टिकल नंबर 4 ऑप्शन कौन सा ठीक है वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिटेल में ये वाला जो पूरा आर्टिकल है इसकी भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लास्ट में चलते चलते, ये पूरी की पूरी अपने पूरे साल भर की मैगजीन है। इन फ्यूचर आप देख सकते हो ये अपनी मंथली मैगजीन है। मंथली मैगजीन के साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस प्रकार से अपना ग्रुप चलता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर का वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पर नजर आएगा, जहाँ पर आप देख सकते हो करंट अफेयर आपको मिलेगा 499 में। डेली बेस पर ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ये आपको मिलेगी। वीकली बेस पर कंपाइलेशन करके आपको पीडीएफ मिलेगी। मंथली मैगजीन के फॉर्म में पीडीएफ कंपाइलेशन मिलेगी आपको। इसी के साथ पूरे साल भर का करंट अफेयर बुकलेट पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 499 के ग्रुप में मिलेगी। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पर होगा क्या कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं पहले ज्वाइन कर रखा है उनको पहले के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। इन फ्यूचर जितना भी आर्टिकल आएगा अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा, यानी कोई लिमिट नहीं है। आप इसको हमेशा के लिए ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो। ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है, सिंपल सा, ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इसके ऊपर आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेगुलर बेस पे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। इसी के साथ साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।